हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जो चैप्टर हमारा लाइव सेशन चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया एक वीडियो में कि लाइव सेशन अपना क्यों डिसकंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, वहाँ मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट स्टिल मैंने ये भी बताया था कि अपना वीडियोज रुकेगा नहीं। मैं ये साल पूरे 12th का होल सिलेबस आपके लिए अपलोड करूँगा, आप यूट्यूब पे भी हमसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये अब रिकॉर्डेड सेशन आएगा और कोशिश करूँगा हर रोज सेशन आए, मंडे टू फ्राइडे एटलीस्ट आपके लिए वीक में 5 to 6 डे है ना, मिनिमम 5 डे सेशन आए। तो जैसे अपना पढ़ाई चल रहा था वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, बाकायदा जैसे मैं लाइव सेशन में आपको नोट्स देता था लिंक में, वैसे ही नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाता, कोई फर्क नहीं आएगा। मैंने बताया ना कि लाइव सेशन में अपने पास सब्सक्राइबर कम है, इसलिए ऑडियंस थोड़े कम आएंगे, क्योंकि जो बच्चे आते थे वो ऑलरेडी हमारे गूगल मीट वाले क्लास पे जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, मोशनल ईएमएफ के बारे में पढ़ा था, जहां मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रॉड अगर चल के जाता है तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। जो ईएमएफ इंड्यूस होता है तो कितना होता है, BVL के बराबर। लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, है ना, आई होप आपने देखा हो। तो आज हम लोग पढ़ने वाला, आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है एनर्जी कंसिडरेशन। एनर्जी कंसिडरेशन, ठीक है। अच्छा, एनर्जी कंसिडरेशन से पहले एक और चीज, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आप देख लीजिए फटाफट। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का मतलब क्या है, ये बेसिकली मोशन है ना, मोशन और मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन बताता है। तो जो राइट हैंड का आपका थंब होगा वो फोर्स के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और फोर फिंगर जो होगा, फोर फिंगर आपका बी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और फोर्स बोल सकते हो या इसको मोशन भी बोल सकते हो, ये मोशन के डायरेक्शन में होगा, जिधर वेलोसिटी आपका होगा उस डायरेक्शन में होगा। फोर फिंगर बी हो गया, और जो आपका सेंट्रल फिंगर है, सेंट्रल फिंगर, वो सेंट्रल फिंगर आपको डायरेक्शन दे देगा वो करंट का, ठीक है। करंट, आई से करंट को डिनोट करते हैं हम लोग, करंट का। तो ये ध्यान रखिएगा, राइट हैंड को अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब सारे एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर स्ट्रेच करोगे तो दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो ये रहा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो आप स्क्रीनशॉट भी चाहो तो ले लेना, अदरवाइज नोट्स में तो मैं आपको दूंगा ही, नोट्स से आप लिख लेंगे, ठीक है। जहां भी जरूरत लगे नोट्स भी ले लेना, कोई इशू नहीं है। और मैं एनसीईआरटी में जैसे लाइव सेशन में पढ़ाता था वैसे ही पढ़ाता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। चलिए, एनर्जी कंसिडरेशन। अब इसमें देखो, एनर्जी कंसिडरेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, यहाँ पे देखिए, बेसिकली वही फिगर फिर से अपन बनाते हैं। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक कंडक्टर है जो इस तरीके से, सपोज कोई v वेलोसिटी से इस तरह से चल रहा है, कंडक्टर है, ठीक है। इसका कुछ रेजिस्टेंस R है। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर इसके ईएमएफ की बात करो तो ईएमएफ हम लोग सीख चुके हैं, VL, ये हम लोग देख चुके हैं। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब ये v वेलोसिटी से चलेगा तो, और इसकी लेंथ अगर L है तो ईएमएफ BVL के बराबर होगा। अब अगर करंट की बात करूं, ओम्स लॉ से मैं करंट की बात करूं तो ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR, तो I = V/R। अब जरा एक चीज बताओ, I = V/R, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में वोल्टेज क्या होता है, ईएमएफ, ईएमएफ को ही वोल्टेज बोलते हैं। तो V की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, E/R। तो E की वैल्यू जरा बताओ, BVL/R है क्या, BVL/R। तो करंट की वैल्यू मैं क्या बोल दूं, करंट = BVL/R। B इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, v वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड R इज रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर, ठीक है। जो भी रॉड मूव कर रहा है उसका रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा, R आपका रेजिस्टेंस है, ओम्स लॉ आपको पता ही है इसमें, ठीक है। तो ये तो हुआ करंट, मतलब अगर ये एक वायर अगर इसमें चल रहा है तो इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा वो VVL के बराबर होगा। अब आ जाओ, करंट हो गया। अब बात कर लेते हैं फोर्स। अब हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ILB के बराबर होता है। मैग्नेट के अंदर कोई भी अगर रॉड मूव कर रहा है, पिछला चैप्टर में हमने चैप्टर नंबर 5 में ये पढ़ा था कि अगर एक रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस फोर्स लगेगा वो ILB के बराबर होगा। तो जरा बताओ इस फोर्स को, I की वैल्यू बताओ कितना है, BVL/R। तो BVL/R, L × B,
ठीक है, अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, वी एल स्क्वायर वी अपॉन आर, दिस इज द फोर्स। तो अब इसके अंदर इस पे जो फोर्स लगेगा वो ये हो, अब फोर्स हो गया। तो अब पावर की बात कर लेते हैं। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो पावर P इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो पावर देखो, अब इस फोर्स का ये फॉर्मूला है, ठीक है, इस फोर्स में मैं वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, फोर्स तो पूरा ये रहा, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो सब कुछ वही रहेगा, बस जो v अकेला है वो v स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो मैं पावर की जगह क्या लिख सकता हूँ, v स्क्वायर एल स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन r, दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर, ठीक है। तो एक बार देखते चलो, जो पावर है, अब जो ये पावर किसका, जो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट को इसको मूव कराने के लिए वर्क करना पड़ेगा ना, तो उसकी पावर है। अब पावर है तो हीट भी डिसिपेट होगा, तो यहाँ पे जो मैकेनिकल वर्क जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइनली हीट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, जिसे बोलते हैं जूल्स हीट, जिसको P और सबस्क्रिप्ट में नीचे J बोलते हैं, जिस इसे पढ़ते क्या है, जूल्स हीट, ठीक है, जूल्स हीट। अब ये जूल्स हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर R, तो I की स्क्वायर और R, तो जरा बताओ जूल्स हीट का वैल्यू क्या आ जाएगा, I स्क्वायर, यानी करंट का वैल्यू देखो अपने पास क्या है, ये है, इसका मैं स्क्वायर करूं तो जरा बताओ क्या हो जाएगा, V स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, और इंटू आर करो, देखो एक आर से एक आर कटेगा, तो ये रहा जूल्स हीट का फॉर्मूला, बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर, इसे जूल्स हीट बोलते हैं। अब समझो ये है क्या चीज, ठीक है, ये टोटल क्या चीज चल रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रॉड चल रहा है, तो उसके अंदर ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, ईएमएफ जब इंड्यूस होगा तो करंट आएगा, तो करंट कितना इंड्यूस होगा। अब जो फोर्स लगेगा उस पे, वो फोर्स इतना, यानी बाहर से जो मशीन या जो भी एक्सटर्नल सोर्स इसको मूव करवाएगा, उसको एटलीस्ट इतना फोर्स तो लगाना पड़ेगा ताकि वो इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चला सके, मतलब इतने से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो वो चलवा पाएगा। तो उस एक्सटर्नल एजेंट के पास, एजेंट बेसिकली मशीन ही होता है, एक मशीन ही तो है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको पकड़ के खींचेगा, ठीक है, तो उसका पावर कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, और वही हीट के फॉर्म में जब डिसिपेट हो, यानी जो हमने या जो मशीन ने इसको मूव कराने में वर्क किया, वो वर्क पहले किस चीज में कन्वर्ट हुआ, ईएमएफ आया यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसके बाद वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ, हीट में, तो उसी हीट को बोलते हैं जूल्स हीट, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला I स्क्वायर R होता है, और यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो रहा हमारा पूरा का पूरा जूल्स हीट की कहानी। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है ईडी करंट, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, थ्योरी है बेसिकली, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। समझो ईडी करंट होता क्या है। सबसे पहले ईडी जो वर्ड है इसका मतलब समझाता हूँ आपको। पानी में जैसे ही पत्थर मारते हो तो उसमें जो शेप बनता है, जिसे भंवर बोलते हैं, ऐसे शेप बनता है, इसी को बोलते हैं ईडी, इस शेप का नाम है ईडी। अब ईडी करंट, तो अब आपको समझ आएगा कि ईडी करंट हम क्यों बोले। सपोज अपने पास ये दो ऐसे मैग्नेट रखा हुआ है, एक नॉर्थ पोल और एक ऐसे साउथ पोल रखा हुआ है, और एक धागे के सहारे हमने एक ट्रायंगुलर या रेक्टेंगुलर शीट है। फिगर समझने की कोशिश करिए, बेसिकली है क्या, दो ऐसे मैग्नेट का ब्लॉक पड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, सपोज यहाँ से मैग्नेट का ब्लॉक है। अब इस मैग्नेट के ब्लॉक में हो क्या रहा है, मैंने सपोज ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कोई मेटल है, ये मेटल है, अब ये ऐसे करके इस तरीके से ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है। सपोज यहाँ से यहाँ तक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही था, ऑसिलेशन कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड से होके गुजर रहा है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आता है, इसके अंदर एक डैम्पिंग आता है, मतलब ये थोड़ा स्लो हो जाता है, फिर बाहर जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर जब वापस मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो इसके अंदर एक डैम्पिंग आता है, ठीक है। तो ये डैम्पिंग क्यों आया, तो हम लोग इस चैप्टर के स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी कोई मेटल या कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिस ईएमएफ के कारण एक करंट आता है, ठीक है। तो यहाँ भी वही हो रहा है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड से होके जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा निकल रहा है, मेटेलिक ऑब्जेक्ट, तो उसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस हुआ। तो ये जो ऑसिलेट कर रहा है, तो ऑसिलेट कर रहा है तो इसके अंदर करंट कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगा। ऑब्वियस सी बात है, लेंज लॉ से करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा कि वो चेंज होने वाले फ्लक्स को अपोज करे। तो इस मेटल के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है। इसको मैं रेक्टेंगुलर मेटल को थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं साइड करके, तो डायरेक्शन ऐसा होता है, इसे बोलते हैं ईडी करंट, ठीक है,
इसे ईडी करंट बोलते हैं, समझे। तो ये रहा हमारा ईडी करंट क्या हुआ, आपको समझ है। अब बात आती है कि ईडी करंट वगैरह कहाँ होता है। तो मोटर वगैरह जो होता है, मोटर होता है, मोटर के डायनामो होता है, उन सब चीज़ों में ये ईडी करंट आता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोटर की तरह मशीन जो मोटर वगैरह होता है, उसके अंदर ये ईडी करंट डेवलप होता है। अब ये ईडी करंट करता क्या है ये समझो। अब हमारा ये डिवाइस जो भी है एपरेटस वर्क तो कर रहा है, इस तरह से ऑसिलेशन कर रहा है। अब इस वजह से इसके अंदर जो ईडी करंट प्रोड्यूस हुआ, ये ईडी करंट के कारण एक हीट प्रोड्यूस होता है। क्योंकि ईडी करंट आया तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ईडी करंट की हो जिसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। ओम्स लॉ से बात करो तो V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। इस चैप्टर में अपन क्या बोलते हैं, V को EMF बताते हैं, I इक्वल टू E बाई आर। तो ईडी करंट कुछ अलग से उसका फॉर्मूला नहीं है, जो हम अभी तक पढ़ते हैं वही है, लेकिन एक खास केस है जिसमें करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होता है, इसलिए इसे ईडी करंट बोलते हैं। I इक्वल टू E बाई आर, तो फ्राडे लॉ से EMF क्या होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी टी इसको इसमें पुट करोगे तो तुम्हारे पास I इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी इंटू आर है ना, या शॉर्ट चाहो तो यहाँ पे डी फाइव बाई डी टी अपॉन आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ईडी करंट। तो कुछ भी नहीं है, जो पहले से पढ़ रखे हैं वही है। आर रेसिस्टेंस हो सकता है इस जो भी हमारा मेटल का सीट है इसका। अब बात आता है कि ईडी करंट करता क्या है। अगेन ये जो ईडी करंट है एक अनवांटेड करंट है। हम नहीं चाहते थे कि ये इस तरह का करंट डेवलप हो, ये इसका पर्पस ही नहीं था हमारे, तो उस मेटालिक सीट को घुमाना था इसके अंदर। तो इसके अंदर जो ईडी करंट आया, ये ईडी करंट क्या करता है, हीट डेवलप करने लग जाता है। अब ये हीट डेवलप कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है हीट डेवलप होने के कारण, क्योंकि ये हीट हमारे किसी काम नहीं आ रहा है। तो अब हमें क्या करना होता है कि जब भी इस तरह का इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह डिजाइन करते हैं तो उसमें ये मेटल के सीट को कुछ ऐसा करते हैं कि ईडी करंट कम से कम हो। अब ये हीट जितना ईडी करंट बनेगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा। तो इस हीट के लॉस को या एनर्जी के लॉस को हमें कम से कम रखना है, तो उसके लिए ईडी करंट को कम से कम करना होगा। तो ईडी करंट को कम करने का दो तरीका है, लेमिनेशन ऑफ मेटल and insulating, cover it with insulator and या separate it with insulator। ठीक है, तो क्या कर दो, इस तरह के जो मेटल है इसको लेमिनेट कर दे, है ना, और उसको क्या कर दे, सेपरेट कर दे किसी इंसुलेटर से। जब सेपरेट करते तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से लेमिनेट करने से क्या होता है, उसके अंदर इंसुलेटिंग मटेरियल वगैरह जब बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक इंसुलेटर आ गया तो करंट का फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा। तो एक तो ये है। दूसरा, कट करते हैं कुछ पीसेज के, कटिंग बाय कीपिंग द एरिया सेम, बाय कीपिंग द एरिया सेम। अब एरिया को सेम रखते हुए इसको कट करना है। मतलब देखो, अगर मेरे पास ये मेटल सीट है, समझो यहाँ ध्यान से, ये मेटल का सीट है, मैं चाह रहा हूँ कि इसका एरिया में कोई चेंजेज ना आए, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, NIA, तो इसका मैग्नेटाइजेशन कम नहीं होना चाहिए। तो अगर एक नज़र में आ सकता है ना कि ठीक है, इतना बड़ा सीट लिए, ईडी करंट कम करना है, एरिया ही कुछ कम कर दो, लेकिन एरिया कम कर दे तो हमारा मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगा, फिर अगेन हमारा पर्पस पूरा नहीं होगा। तो हमें एरिया को बिना चेंज किए इसके कम करना है। तो मैं क्या करूं, इसमें से छोटे छोटे पीस चॉप करके निकाल देता हूं, ऐसे है ना, मैं आपको बना देता हूं पहले, फिर समझाता हूं। ठीक है, मतलब मैंने एक सीजर लिया है, कुछ भी ऐसे ऐसे कट के, है ना, मेटल को ऐसे कट करके, यहाँ से मेटल को कट करके बाहर कर दिया, यहाँ से मेटल को कट करके बाहर करिए, यहाँ से मेटल को कट करके बाहर कर दिया। ऐसा करने से आप देखिए कि एरिया की जब मैं बात करूं तो जो पहले एरिया था, एरिया अभी भी वही है, एरिया को हमने सेम रखा, लेकिन कुछ मेटल को कट करके निकालने से ये जो ईडी करंट इस तरीके से पहले बन रहा था, अब बस इतने में बनेगा, क्योंकि ये तो अब खाली जगह है, फिर इतने में बनेगा, फिर इतने में बनेगा। तो हमने कुछ मेटल के पीसेज को चॉप करके निकाल दिया, इससे क्या हो गया, ईडी करंट कम आया। अब सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन आपका किस तरह से आया। पहले तो आपसे पूछेगा ईडी करंट होता क्या है, आप एक्सप्लेन कर दोगे कि जब भी कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट, मेटालिक मेटल सीट वगैरह मैग्नेटिक फील्ड से होकर गुजरता है तो उसके अंदर एक करंट डेवलप, ईएमएफ डेवलप होता है, जिस ईएमएफ के कारण ईडी करंट डेवलप होता है। अब ये हीट डेवलप करता है जो एनर्जी लॉस करता है। तो फिर आपसे इस तरह का पूछा जा सकता है कि जो एनर्जी लॉस है इसको कम कैसे कर सकते हैं, तो इसका आंसर है कि ईडी करंट को कम कर दो। ईडी करंट को कम करने का अपने पास दो तरीका है, इससे आप ईडी करंट को कम कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। बस थ्योरी है, इसमें ज़्यादा कुछ आपका है नहीं, थ्योरी है, बस ये 2-3 बातें ध्यान रखना है। बाकी नोट्स तो मैं अपलोड कर ही दूंगा, नोट्स लेक्चर के साथ ही अपलोड हो जाएगा, आप वहाँ से नोट्स से बाकी सारी डेफिनेशन टर्म्स वगैरह आप वहाँ से नोट कर लेना, जरूरत लगे तो स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है।
अगेन मैं बोल रहा हूँ वीडियोज़ आते रहेंगे, आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो, ठीक है। और चलो ये हो गया। अच्छा अब देखो इसमें एक और छोटा सा टॉपिक है। एक टॉपिक ये है कि क्या ईडी करंट का कुछ पॉजिटिव यूज है? ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव यूज है। एनसीईआरटी जब आप खोलोगे तो एनसीईआरटी में जो ईडी करंट वाला टॉपिक है वहाँ 4 यूजेस दिया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ठीक है। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर मीटर, इलेक्ट्रिक पावर मीटर और इंडक्टेंस फर्नेस, इंडक्टेंस फर्नेस। मैं आपको बता देता हूँ एनसीईआरटी में कौन से पेज पे आपको मिलेगा, वहाँ पे आप इसको डिटेल थोड़ा सा रीड कर लेना। मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको पेज नंबर्स, एक मिनट में बता रहा हूँ, ठीक है खोलो भाई। हाँ ये आपको पेज नंबर है, पेज नंबर 218 एंड 219 में आप जब देखोगे तो ईडी करंट का कुछ एडवांटेज है, जिसमें मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन मैग्नेटिक ब्रेकिंग ट्रेन में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग है, इंडक्टेंस फर्नेस एंड इलेक्ट्रिक पावर मीटर, ठीक है। अब सुन लो छोटा छोटे 2 टर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग ये कहाँ? गैल्वेनोमीटर में यूज करता है। मैग्नेटिक ब्रेकिंग है ना, इसको मैग्नेटिक ब्रेकिंग बोल दो, इलेक्ट्रोमैग्नेट ना बोल के, मैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। अब मैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब क्या है? ये ट्रेन में यूज होता है। जैसे जनरल जो रोड वगैरह पे जो व्हीकल चलता है उसमें मैकेनिकल ब्रेकिंग होता है। मैकेनिकल ब्रेकिंग होने के कारण एक मशीन ब्रेकिंग से अप्लाई करता है, तो कई बार गाड़ी स्किड करता है, फिसल जाता है, गिरने के चांसेस रहते हैं या झटके के साथ गाड़ी रुकता है, ठीक है। तो मैकेनिकल ब्रेकिंग ठीक है, रोड पे चलने वाले व्हीकल के साथ बिल्कुल सही है। बट ट्रेन की बात करो तो ट्रेन में अगर इस तरह का ब्रेकिंग सिस्टम हम लोग दें तो ट्रेन अगर झटके से रुकेगा तो पटरी से उतर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए ट्रेन को स्मूथ रुकना है। इसलिए कभी भी देखते हो ट्रेन बहुत तेजी से एकदम अचानक कभी नहीं रुकता है, स्मूथ रुकता है। तो वहाँ क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज करते हैं, जिससे उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, और ईडी करंट डेवलप होता है जो अपोज करता है ट्रेन के मोशन को, और धीरे धीरे वो सॉफ्ट ब्रेकिंग होता है। मतलब इन शॉर्ट मैग्नेटिक ब्रेकिंग में क्या होता है? सॉफ्ट ब्रेकिंग, मतलब स्मूथ ब्रेकिंग होता है, स्मूथली रुकता है, ठीक है। तो यही सारे है। इलेक्ट्रिक पावर मीटर होता है जो मीटर में क्वाइन जैसा लगा रहता है, पहले के मीटर में होते थे, जो घर में मीटर इलेक्ट्रिसिटी वाला लगा रहता है तो उसमें क्वाइन जैसा लगा रहता है, वो भी आपका इसी कॉन्सेप्ट का यूज करता है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल हमें नहीं जानना है, ये 4 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि, और इसके बारे में एनसीईआरटी में 2-2 लाइन में दे रखा है, तो आप वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है, कुछ एडवांटेजेस भी है ईडी करंट का, तो यहाँ से आप ये पूरा कंप्लीट करना, ठीक है। अब चलो एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन मैं डिक्टेट करवा रहा हूँ, है ना। अब क्वेश्चन मैं बोर्ड पे नहीं लिख के डिक्टेट करवा रहा हूँ, आप लोग लिख लो, जैसे मैं लाइव क्लास में डिक्टेट करवाता था वैसे ही एक छोटा सा क्वेश्चन डिक्टेट करा रहा हूँ। ये सीबीएसई 2013 का क्वेश्चन है आपका, डिक्टेट करवा रहा हूँ, आप फटाफट नोट करो। सीबीएसई 2013 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, जल्दी से आप लोग नोट करो, मैं बोल दे रहा हूँ। अगर कुछ छूट जाए तो चूंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, आप वीडियो पॉज करके लिखना और उसके बाद फिर आप करना। तो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, लिखो। अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर LMNO, LMNO का मतलब ये है LMNO, अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर LMNO is placed in a uniform magnetic field. A rectangular conductor LMNO is placed in a uniform magnetic field of 0.5 Tesla. The field is directed perpendicular. The field is directed perpendicular to the plane of the conductor. The field is directed perpendicular to the plane of the conductor. The field is directed perpendicular to the plane of the conductor. When the arm MN of length 20 centimeter, when the arm MN of length 20 centimeter is moved, when the arm MN of length 20 centimeter is moved toward left with velocity 10 meter per second, toward left with velocity 10 meter per second, calculate the EMF induced in the coil. Calculate the EMF induced in the, sorry coil नहीं, calculate the EMF induced in the arm.
ठीक है, कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द आर्म एंड ऑल्सो द करंट इन द आर्म एंड ऑल्सो द करंट इन द आर्म। तो इस क्वेश्चन का फिगर ये है, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, है ना। मैं फिगर बना देता हूँ, दिस इज योर MN, है ना, और ऐसे रहा, है ना, LMNO, इस तरह से आपका फिगर है और ये V वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपको निकालना इसमें EMF और करंट। एक और डाटा जो क्वेश्चन का ही पार्ट है, वो रेसिस्टेंस दे रखा है क्वेश्चन का आपका 5 ओम, है ना, रेसिस्टेंस 5 ओम दे रखा है, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई करना हो तो करो, मैं सॉल्यूशन बताता हूं, ठीक है, जो खुद से बना सकते हैं। तो आपसे पूछा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रॉड है जो कुछ V वेलोसिटी, क्वेश्चन के अंदर V वेलोसिटी कितना दे रखा है आपके पास, क्वेश्चन को देखो 10 मीटर पर सेकेंड, मैं डाटा लिख दूंगा एक बार, 10 मीटर पर सेकेंड V वेलोसिटी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि जब ऐसा हो रहा है तो इसके अंदर EMF कितना इंड्यूस हुआ, ये जो V वेलोसिटी से चल रहा है, तो इस MN रॉड के अंदर EMF, तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, EMF इस केस में EMF की वैल्यू क्या होता है, BVL। B की वैल्यू कितना है, मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखा है आई थिंक 0.5 टेस्ला दे रखा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड 0.5, वेलोसिटी 10 और लेंथ 20 सेंटीमीटर है, आप मीटर में कन्वर्ट कर देना, 10⁻⁻², ठीक है। तो आपके पास जो डाटा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आई थिंक 1 वोल्ट आपके पास आंसर इसका आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना, 1 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में पूछा है आपसे करंट कितना होगा, तो ओम्स लॉ से बात करो तो V = IR, तो करंट इक्वल टू V के जगह मैं EMF बोलूंगा, E/R। EMF की वैल्यू कितना है 1 और रेसिस्टेंस की वैल्यू कितना दे रखा है इस रॉड का 5, तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.2 एम्पियर। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, छोटा और लेकिन अच्छा क्वेश्चन। हाँ, अब इस तरह के चैप्टर के क्वेश्चन में क्या होता है ना, क्वेश्चन दिखने में बड़ा डरावना होता है, थोड़ा लेंदी सा होता है, ऑफकोर्स सबको नहीं लग रहा होगा इस तरह का, लेकिन बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या क्या डाटा दे रखा है। देखो 3 मार्क्स में कितना सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक। तो आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, क्वेश्चन को, लैंग्वेज को समझना होगा, आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, कल का क्लास म्यूचुअल इंडक्टेंस पे होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब बेसिकली इंडक्टेंस पढ़ेंगे जिसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो आज आप इतने को खत्म करो और नोट्स डाउनलोड करना हो तो कर लेना, आपका दिया हुआ क्वेश्चन मैं शायद नोट्स में ना दूं, क्वेश्चन आपको लेक्चर से ही लिख लेना होगा, ठीक है। चलिए, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आप इसको